क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि सरकार जो करोड़ों अरबों का सार्वजनिक धन खर्च करती है, उसकी पाई पाई का हिसाब आखिर रखता कौन है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब सुबह उठकर माचिस खरीदने से लेकर महीने के अंत में कटने वाले इनकम टैक्स तक देश की जनता अपना पैसा सरकारी खजाने में डालती है। उसी पैसे से बड़े बड़े पुल बनते हैं, रक्षा सौदे होते हैं। बिल्कुल, रक्षा सौदे होते हैं और लोक कल्याण की ढेरों योजनाएं चलती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था है जो ये सुनिश्चित करे कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? और उन्हीं नियमों के तहत इस्तेमाल हो रहा है जिनके लिए उसे आवंटित किया गया था। एग्जैक्टली। आज की इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिन्हें आमतौर पर CAG यानी कैग, हाँ, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। तो आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत स्पष्ट है। संविधान के भाग 5 अध्याय 5 यानी अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक की पूरी व्यवस्था को डिकोड करना है। और इस तरह से डिकोड करना है कि इसके पीछे का जो पूरा लॉजिक है वो शीशे की तरह साफ हो जाए। बिल्कुल। लोकतांत्रिक व्यवस्था को करीब से देखें तो कैग भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक है, जिसे हम सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कहते हैं। बिल्कुल। ये कोई साधारण सरकारी पद नहीं है। इस विषय को समझना केवल किसी प्रतियोगी परीक्षा में कुछ अंक लाने के लिए जरूरी नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में सत्ता की जवाबदेही तय करने का इतना मजबूत तंत्र मौजूद है। सही। पूरे विषय को पढ़ते हुए एक बहुत ही भारी भरकम उपाधि बार बार सामने आती है। कैग को संविधान का संरक्षक और गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स यानी सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा गया है। ये तो परीक्षा बनाने वालों का बहुत ही पसंदीदा सवाल है। मतलब PYQ फेवरेट है ये। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी पब्लिक पर्स की रक्षा करने का असल में मतलब क्या होता है? देखिए, पब्लिक पर्स या सार्वजनिक खजाने का सीधा सा अर्थ है देश की जनता का पैसा। सरकार के पास अपना कोई पैसा नहीं होता है। राइट। वो जो भी खर्च करती है वो जनता द्वारा चुकाए गए टैक्स का पैसा होता है। इस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी कैग की है। अब रक्षा करने से मतलब ये नहीं कि वो तिजोरी के बाहर बंदूक लेकर खड़ा है। हाँ, इसका मतलब है कि वो इस बात की बारीकी से जांच करता है कि संसद ने जिस काम के लिए और जितना पैसा निकालने की अनुमति दी थी, क्या सरकार ने उतना ही पैसा उसी काम पर खर्च किया है? और क्या उस प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई? एग्जैक्टली। यही कारण है कि ये सीधा सवाल बार बार पूछा जाता है कि संविधान में गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, और इसका स्पष्ट उत्तर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही है। ये बहुत ही स्पष्ट है। अब अगर हम संविधान के पन्नों में जाएं, तो इस पूरी व्यवस्था की नींव अनुच्छेद 148 में रखी गई है। इस अनुच्छेद में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है जो परीक्षा के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, डेटा हाइलाइट्स पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि कैग की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उनके पद की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। हाँ, लेकिन उनकी सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और अगर कार्यकाल की बात करें तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो तब तक का होता है। राइट। तो अगर नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो आमतौर पे दिमाग में यही आता है कि हटाने का अधिकार भी उन्हीं के पास होगा, जैसे कि मंत्रियों के मामले में होता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। तो क्या ऐसा ही है? नहीं, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यहीं पर संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और चतुराई सामने आती है। अच्छा। कैग को हटाने की प्रक्रिया कोई आसान काम नहीं है। उन्हें उनके पद से बिल्कुल वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया? बिल्कुल। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ महाभियोग जैसी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे सरकार अपनी मर्जी से जब चाहे कर ले। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो यह किसी अहम खेल के रेफरी जैसा है। अगर किसी हाई स्टेक्स फुटबॉल मैच में खेल रही किसी एक टीम के पास रेफरी को बीच मैच में ही हटाने का अधिकार हो, तो क्या वो रेफरी कभी उस टीम के खिलाफ कोई फाउल दे पाएगा? अभी नहीं। सरकार मैदान पर खेल रही एक टीम की तरह है और कैग वो रेफरी है जो उनके वित्तीय फाउल चेक कर रहा है। अगर सरकार जब चाहे कैग को हटा सकती तो उनकी स्वतंत्रता तो पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह जाती। बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये जटिल प्रक्रिया ही कैग की वास्तविक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि जो व्यक्ति देश के सबसे ताकतवर लोगों यानी सरकार के खर्चों की जांच कर रहा है वो किसी भी तरह के डर या दबाव से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। और शायद इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ और भी कड़े प्रावधान हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि उनका वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होता है और ये भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। मतलब संसद में उनके वेतन को लेके कोई मतदान नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। इसके अलावा पद ग्रहण करने के बाद उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या सेवा शर्तों में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए नुकसानदायक हो। और एक और प्रावधान है जो बहुत ध्यान खींचता है, ये कि एक बार जब वे अपना पद छोड़ देते हैं या रिटायर हो जाते हैं तो वे भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। बिल्कुल, ये रीअपॉइंटमेंट वाला प्रावधान इसलिए है ताकि रिटायरमेंट के बाद किसी मलाईदार पद का लालच देकर उनसे कोई मनचाही रिपोर्ट ना बनवाई जा सके। राइट। अगर कोई ऑडिटर ये सोचे कि सरकार के पक्ष में रिपोर्ट बनाने से उसे रिटायरमेंट के बाद किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा तो उसकी निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाकर संविधान ने भविष्य के लालच के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। यहाँ विषय बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि नियुक्ति, स्वतंत्रता और कार्यकाल तो समझ आ गया, लेकिन असल में एक कैग का दिन प्रतिदिन का काम क्या होता है। अनुच्छेद 149 उनके कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है। तो ये दायरा कितना बड़ा है? ये दायरा इतना बड़ा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अनुच्छेद 149 के तहत कैग केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों के खातों का ही ऑडिट नहीं करता। तो और क्या करता है? वह भारत के सभी राज्यों की सरकारों के खातों का भी ऑडिट करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। देश में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, निगम हैं और वे सभी स्वायत्त निकाय, ऑटोनॉमस बॉडीज, हाँ ऑटोनॉमस बॉडीज जिन्हें सरकार से भारी मात्रा में फंड मिलता है, उन सब का ऑडिट कैग के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के वित्तीय ढांचे की निगरानी करना एक विशाल जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो अक्सर एक जगह कंफ्यूजन पैदा होता है। कैसा कंफ्यूजन? कई बार लोगों को लगता है कि कैग सरकार को ये बताता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मतलब अगर सरकार ने कोई नीति बनाई है तो क्या कैग उस नीति के सही या गलत होने पर फैसला सुनाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, एक इम्पॉर्टेंट नुआंस है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। कैग कभी भी सरकार की नीतियों या पॉलिसी की आलोचना नहीं करता। मतलब वो पॉलिसी डिसीजंस में दखल नहीं देता? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए सरकार ने फैसला किया कि किसी नदी पर एक बड़ा बांध बनाया जाएगा। कैग अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहेगा कि ये बांध क्यों बनाया जा रहा है, इसकी जगह कोई अस्पताल क्यों नहीं बना दिया गया। क्योंकि नीतिगत फैसले लेना कार्यपालिका और विधायिका का विशेषाधिकार है। सही कहा। कैग का काम केवल और केवल वित्तीय ऑडिट करना है। वो ये देखेगा कि बांध बनाने के लिए जो बजट पास हुआ था, क्या उसी बजट में काम हुआ? सीमेंट और सरिया बाजार भाव से बहुत ज्यादा कीमत पर तो नहीं खरीदा गया? क्या टेंडर पास करने में कोई नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ? एग्जैक्टली। वो पॉलिसी की नीयत पर सवाल नहीं उठाता, वो खर्च की गई पाई की प्रक्रिया और हिसाब की जांच करता है। ये नीति और वित्त के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट करने वाला है। जो भी इस विषय को गहराई से समझना चाहता है उसके दिमाग में ये बात एकदम साफ होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 150 की ओर। ये खातों के प्रारूप या फॉर्मेट से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार और राज्यों के खातों का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। तो इसमें कैग की क्या भूमिका है? भूमिका बहुत अहम है। अनुच्छेद 150 कहता है कि राष्ट्रपति ये प्रारूप तय तो करेंगे, लेकिन वो ऐसा केवल कैग की सलाह पर ही करेंगे। अच्छा? सोचिए, अगर हर राज्य अपनी मर्जी से अलग अलग तरीके से अकाउंट्स बनाने लगे तो पूरे देश का वित्तीय डेटा एक साथ कैसे समझा जा सकेगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, चूंकि कैग ही वो विशेषज्ञ संस्था है जिसे अंततः इन सभी खातों का ऑडिट करना है, इसलिए ये बहुत तार्किक है कि खातों को किस फॉर्मेट में रखा जाए, इसका मार्गदर्शन भी कैग ही करे। इससे पूरे देश में अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्डाइज्ड और पारदर्शी तरीका लागू होता है। बिल्कुल, जिससे आंकड़ों को पढ़ना और उनकी तुलना करना आसान हो जाता है। अब इस पूरी व्यवस्था के अंतिम चरण पर आते हैं, अनुच्छेद 151 जो रिपोर्टिंग से संबंधित है। महीनों की मेहनत के बाद ऑडिट पूरा हो गया, हजारों पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो गई। अब उस रिपोर्ट का क्या होगा? ये सीधा संसद में क्यों नहीं जाती? अनुच्छेद 151 के तहत जो रिपोर्टिंग का रास्ता तय किया गया है वो संवैधानिक पदानुक्रम का सम्मान करता है। कैग सीधे अपनी रिपोर्ट संसद में लेकर नहीं जाता। तो फिर कैसे जाती है रिपोर्ट? केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट कैग भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
फिर ये राष्ट्रपति का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाए। और राज्यों के मामले में? इसी तरह अगर रिपोर्ट किसी राज्य सरकार के खातों से जुड़ी है तो कैग वो रिपोर्ट सीधे विधानसभा नहीं ले जाता, बल्कि उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। इसके बाद राज्यपाल उसे राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस पूरे विषय में कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर छात्रों को बहुत कंफ्यूज करती हैं। कई बार परीक्षाओं में ऐसे ट्रैप्स बिछाए जाते हैं जिनमें अच्छे लोग फंस जाते हैं। चलिए एक एक करके इन मिथकों और तथ्यों की परतें खोलते हैं। पहला बड़ा मिथक ये देखने को मिलता है कि चूंकि कैग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसलिए उनकी नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये पूरी तरह से गलत धारणा है। तथ्य ये है कि कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, संसद द्वारा नहीं। हाँ, संसद तो बस उनकी सेवा शर्तें तय करने के लिए कानून बनाती है। बिल्कुल, और उन्हें हटाने की जटिल प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह से राष्ट्रपति के पास है। दूसरा बड़ा मिथक जो इसी से जुड़ा है, चूंकि राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं और रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही दी जाती है, तो इसका मतलब है कि कैग राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। ये एक बहुत ही चालाकी भरा ट्रैप है। नियुक्ति और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया देखकर ऐसा लगना स्वाभाविक है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। तथ्य ये है कि कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। हाँ, वो राष्ट्रपति के अधीन या उनके एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता। उनकी स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुरक्षित है और वो बिना किसी दबाव के अपना काम करते हैं। तीसरा मिथक, जिसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले ही चर्चा की थी, कि कैग नीति निर्माण करता है या पॉलिसी बनाता है। बिल्कुल नहीं। ये एक अटल तथ्य है कि कैग का काम केवल ऑडिट करना है, नीति बनाना नहीं। नीतियां बनाना हमेशा से चुनी हुई सरकार का काम है। कैग केवल उन नीतियों पर हुए वित्तीय खर्च का पोस्टमार्टम करता है। एग्जैक्टली। और आखिरी मिथक, जो शायद सबसे ज्यादा पेचीदा है, कैग सीधे तौर पर संसद के प्रति उत्तरदायी है। ये शायद सबसे बड़ा ट्रैप है। ये सच है कि कैग की रिपोर्ट के माध्यम से संसद सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। कैग वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में संसद की एक बहुत बड़ी मदद जरूर करता है, लेकिन तकनीकी और संवैधानिक रूप से वो संसद के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं है। वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है जो केवल संविधान के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? बात जब संसद और जवाबदेही की हो रही है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति का जिक्र आना स्वाभाविक है। PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। हाँ, कहा जाता है कि कैग का एक बहुत बड़ा काम इस PAC की सहायता करना भी है। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? ये एक बहुत ही शानदार कड़ी है। इन दोनों के बीच का संबंध और अंतर अक्सर बहुत गहराई से पूछा जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए कैग एक पैथोलॉजी लैब है। वो सरकार के खातों का ब्लड टेस्ट करती है और एक बहुत ही तकनीकी रिपोर्ट तैयार करती है कि शुगर लेवल कितना है या कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है। लेकिन लैब का टेक्नीशियन मरीज को डांटता नहीं है, वो सिर्फ डेटा देता है। अब चूंकि संसद के ज्यादातर सदस्य अकाउंटेंट या वित्तीय विशेषज्ञ नहीं होते, तो वे उन हजारों पन्नों की तकनीकी रिपोर्ट को कैसे समझेंगे? यही एंट्री होती है PAC की। एग्जैक्टली। लोक लेखा समिति एक डॉक्टर की तरह काम करती है। अच्छा, तो मतलब PAC उस तकनीकी रिपोर्ट का अध्ययन करती है? बिल्कुल। PAC उस रिपोर्ट को पढ़ती है और फिर मरीज यानी सरकार के मंत्रालयों के अधिकारियों को बुलाकर पूछती है कि भाई, तुम्हारी रिपोर्ट में वित्तीय कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है? तुमने इस योजना में तय बजट से इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च किया? तो अगर हम इनके बुनियादी अंतर को स्पष्ट करें तो वो क्या होगा? इसे 3 आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला है प्रकृति। कैग एक संवैधानिक पद है जिसका सीधा जिक्र संविधान के अनुच्छेद 148 में है। वहीं PAC कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि ये संसद के सदस्यों से मिलकर बनी एक संसदीय समिति है। और दूसरा आधार? दूसरा है कार्य। कैग का काम ऑडिट करना और तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना है, जबकि PAC खुद कोई ऑडिट नहीं करती। वो बस कैग की रिपोर्ट की गहराई से जांच करती है। और तीसरा आधार? रिपोर्टिंग का होगा। हाँ। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन PAC अपनी जांच पूरी करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट वापस संसद को सौंपती है। तो यह एक चक्र है जहां एक के बिना दूसरे का काम अधूरा है। मतलब कैग संसद का आंख और कान बनकर काम करता है। बिल्कुल सही। ये तुलना और लैब वाला उदाहरण बहुत ही मददगार है।
अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सीधे परीक्षा के नजरिए से देखें, जहां एक एक मिनट कीमती होता है, तो सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल कौन से बनते हैं? अगर हम पैटर्न को देखें तो 2 प्रश्न सबसे ऊपर आते हैं। पहला, संविधान में गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, जिसका बिना किसी संदेह के उत्तर है कैग। और दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, जिसका उत्तर है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। इन दोनों बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए इसी बात पर 1 मिनट के अंदर इस पूरे टॉपिक का एक तेज और रैपिड रिवीजन करते हैं, ताकि जो कुछ भी हमने अभी तक डिकोड किया है वो दिमाग में एकदम छप जाए। मैं अनुच्छेद बोलती हूं, आप उसका मुख्य विषय बताइए। तैयार? बिल्कुल। तैयार। आर्टिकल 148। नियुक्ति और शर्तें, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। आर्टिकल 149। कर्तव्य और शक्तियां, केंद्र, राज्य और संस्थाओं का ऑडिट करना। आर्टिकल 150। खातों का प्रारूप या फॉर्मेट, जो कैग की सलाह पर राष्ट्रपति तय करते हैं। आर्टिकल 151। ऑडिट रिपोर्ट, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को। बेहतरीन। अगर कार्यकाल पूछा जाए तो? 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले पूरी हो जाए। हटाने की प्रक्रिया? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, विशेष बहुमत के साथ जटिल प्रक्रिया। और सबसे बड़ी उपाधि? गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी सार्वजनिक धन का संरक्षक। ये रैपिड रिवीजन वाकई बहुत काम का था।